है और क्रैश से पहले जोर से चिल्लाया था ये पायलट, ये जानकारी सामने आ रही है। एटीसी को नहीं किया गया मे डे कॉल, ये भी जानकारी मिल रही है। हादसे से कुछ सेकंड पहले ही पायलट को इसका पता चला और बारामती में लैंड करते वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ था। तो एक बार फिर से हम आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर जांच तेज होती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई जानकारियां मिल रही है, जिसमें प्लेन के ब्लैक बॉक्स से रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जिसे बरामद कर लिया गया घटनास्थल से। अब प्लेन के एफडीआर और सीवीआर यानी ये दो डिवाइस होते हैं जिसके जरिए रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, जिसके बाद इस हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी कि आखिर लास्ट मूवमेंट में फ्लाइट के अंदर क्या स्थिति बनी थी और पायलटों के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई और ऐसे में एक्सीडेंट से अब पहले क्या बातचीत हुई पायलट के बीच में, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जो हादसा हुआ उससे पहले जो पायलट है वो चिल्ला रहा था और इस पायलट को एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो गलत जगह पर लैंड कर रहा है और इससे यही पता चलता है कि सीधे तौर पर कि वहां पर जो स्थिति जो खराब बनती हुई चली गई वो कहीं ना कहीं इसका अंदेशा पायलट को पहले से हो गया था। शाहिद अंसारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। शाहिद, अब तक जो जांच हुई है इस हादसे को लेकर, जिसमें अहम चीज ये कि ब्लैक बॉक्स जिसे बरामद कर लिया गया, दूसरा ये जानकारी मिल रही है कि हादसे से कुछ सेकंड पहले पायलट चिल्ला रहा था, क्या और डिटेल्स है इसको लेकर? जी पुनीता, देखिए इस पूरे मामले में ब्लैक बॉक्स तो देखिए बरामद कर लिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कॉकपिट में होने वाली बातचीत, एफडीआर, सीवीआर, ये सारी चीज़ें जो है इनकी जांच होगी ताकि जो है वॉइस सैंपल वगैरह या जो बातचीत हुई है वो हासिल की जा सके और हादसे की असल वजह पता चल सके। दूसरी अहम बात आपने जो बताया है, आपको मैं बता दूं कि पायलट ने जो है उस मुश्किल घड़ी में जो है चिल्लाया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि मेडे जो एटीसी से बात करते हैं और आमतौर पर जो पायलट इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में मेडे का, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये चिल्लाया है और पायलट ने जो है उस मुश्किल घड़ी में जो है तेज़ आवाज़ लगाई है, इस बात की पुष्टि हुई है। अब देखिए पूरा मामला होता है कि ब्लैक बॉक्स में से जो एटीसी और ब्लैक बॉक्स इनके जो रिकॉर्डिंग होती है वो और कॉकपिट में होने वाली बातचीत के 2-3 जो है आवाज़ के जो नमूने होते हैं ये लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको चेक किया जाता है, तब उससे हादसे का जो है असल सबब क्या है, हादसे से पहले जो है क्या बातचीत हुई है, पूरी बातचीत सामने आ जाएगी। दूसरी अहम बात यह है पुनीता कि यहाँ पे जो है देखिए कोई परमानेंट एटीसी सेंटर नहीं है, यहाँ पे कारवार नाम का एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो है इसी मौके पर, इस तरह के मौके पर जो है वहाँ से ऑपरेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे परमानेंट कोई एटीसी सेंटर नहीं है और जो एटीसी सेंटर है वो एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन है और उसके ज़रिए जो है ऑपरेट किया जाता है। जब ये हादसा पेश आया है तो एयरफोर्स ने जो है यहाँ पे इस वक्त के हिसाब से जो है एटीसी सेंटर बनाया है, लेकिन ये भी परमानेंट होगा या नहीं ये पता नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि जाए हादसे पर जो है जो विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अभी भी जो है उसके मलबे झोंका तो यहाँ रखे हुए हैं और डीजीसीए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और ये सभी लोग जो है स्थानीय पुलिस के सभी लोग जो है रात में भी जो है पंचनामा हुआ है सारी चीज़ों का, और तब तक जो है ये यहीं रहेंगे जब तक जो है जाँच पूरी नहीं हो जाएगी। फॉरेंसिक की टीम जो है यहाँ पर मौजूद एक जो है सैंपल जो है वो कलेक्ट कर रही है ताकि जो है आगे जो है सबूत इकट्ठा किए जाएं और हादसे का जो है असल सबब का पता लगाया जा सके। तीसरा अहम बात यह है पुनीता, देखिए जो रनवे है इसकी लंबाई जो है तकरीबन 1.25 किलोमीटर है और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे कोई आम जो है एयरपोर्ट के जैसे दूसरी फ्लाइट यहाँ आती होती है नहीं है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट पर जो है आपको मैं बताऊं कि जो चश्मदीद है जिन्होंने देखा था इस रनवे पर वो आए, पहली बार जो है असफल लैंडिंग रही है, फिर उसके बाद जब हवा में आए तो उसके बाद जो प्लेन है वो हचकोले खाते नजर आया। जो लोग हैं जो चश्मदीद है उन्होंने देखा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस दौरान जब हचकोले खाता रहा तो जाहिर सी बात है कि जो पायलट जी। लेकिन शायद अब तक जो जांच हुई है, क्योंकि देखिए तमाम चीजें अभी जो आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब तक जो जांच हुई है शुरुआती दौर में क्या पता चल पा रहा है, क्या असल वजह हो सकती है इस हादसे की?
देखिए पुनीता, पहले तो ये कयास लगाया जा रहा था कि पुअर विजिबिलिटी, यानी कि वहाँ पे जो है उनको सही दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम जब उस जगह पर पहुँचे, अच्छा ये हादसा जो हुआ था 8:45 पर हुआ था। हम जब उस जगह पर पहुँचे तकरीबन 6:30 बजे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो है ना दिखाई देने वाली जैसी चीज़। जब 6:30 बजे इस तरह से था तो 8:45 पे तो मौसम एकदम साफ रहा, लेकिन अब तक प्राथमिक जानकारी में ये कहा गया है कि पुअर विजिबिलिटी थी, साफ दिखाई नहीं दिया, ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी भी जो है हादसे को लेकर, हादसे का असल सबब क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स से बरामद हुआ है, ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट की आवाज़, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले जो बाहर से लोगों ने देखा है, तो उसमें से 2 बार की लैंडिंग हुई है। पहली लैंडिंग असफल हुई है और दूसरी लैंडिंग में जो है हादसा पेश आया है। पहले जब हुआ है तो उस दौरान जो रनवे है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का ये रनवे है। रनवे का जो स्टार्ट पॉइंट, या उसको आप एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, वहाँ से पहले बार जो लैंडिंग हुई है वो असफल लैंडिंग हुई है। उसके बाद जो पायलट है उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन दोबारा कोशिश जो नाकाम हुई, तो उस रनवे से महज जो है 100 मीटर के डिस्टेंस पे और 100 मीटर नीचे, इतने फासले पर जो है वो वहीं पे जो है हादसे का शिकार हो गया। और आपको मैं बताऊं पुनीता, महज 2 से 4 सेकंड का ही ये पूरा खेल था, 2 से 4 सेकंड का ही ये हादसा रहा है। और उस दौरान वो विमान जब गिरा है तो पूरा जो है आग लग गई, और वहाँ पे जो लोग अंदर मौजूद थे पूरी तरह से जल गए, झुलस गए। तब जो लोग पहले उन्होंने विमान देखा जो हचकोले खाते हुए, तब उन्हें मालूम पड़ा ये वही विमान है जो अभी हचकोले खाते हुए दिखाई दिया है, और वो अब जो है ये हादसे का शिकार हो गया है। अब देखिए ब्लैक बॉक्स से जब मिलेगा, अब तक प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि पायलट ने जो है हादसे से पहले चिल्लाया है, लेकिन मेडे का जो कॉल होता है उनके एटीसी सेंटर को, वो मेडे नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जो है चिल्लाया जरूर है। अब जो भी बातें हैं ये तो क्या है, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग जब मिलेगी, कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तब पता चल पाएगा तो कि शायद हादसे का ये भी असल जरा सबब क्या है। समझाइए, ये जो दूसरी चिल्लाने अहम की बात बात ये हो रही है कि investigation पायलट जो आखिरी मूवमेंट में चिल्लाता हुआ नजर आया, इसकी जानकारी कैसे मिल रही है? जी बिल्कुल, दरअसल जो ये ब्लैक बॉक्स या इसके वॉइस सैंपल या कॉकपिट में होने वाली बातचीत है, इसके कुछ चीज़ें तो जो है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको है 100% उनको कुछ चीज़ें तो ऐसी पता चली है, जिसके बाद से जो है सोर्सेस से ये बातें पता चली है। क्योंकि आप ये आम सी बात है कि जब हचकोले खाता हुआ विमान हवा में दिखाई दे, तो ये चीज़ें जो है चिल्लाना भी जो है, ये तो कोई भी पायलट हो या जो लोग होंगे उसमें वो तो आवाज़ तो करेंगे। वो अलग बात है कि पायलट ने मेडे का कॉल नहीं किया, लेकिन आपको मैंने इससे पहले पुनीता बताया है कि पहली लैंडिंग असफल हुई है, और उसके बाद जो है ये प्लेन जो है हवा में हचकोले खाते नजर आया है। उसके बाद दूसरी बार जब लैंडिंग करने की बात आई है, तो उसके बाद ही दूसरी लैंडिंग फेल हुई, और दूसरी लैंडिंग जो हुई है वो रनवे से 100 मीटर के जो है फासले पर, और तकरीबन जो है 100 फीट नीचे, 100 मीटर के फासले पर और 100 फीट नीचे यहाँ पे जो है वो गिरा है। यानी कि जो हवाई पट्टी है, जो रनवे है, ज़मीन से तकरीबन 150 मीटर ऊपर है, यानी कि हाइट पे है, और जाहिर सी बात है रनवे हाइट पे ही होता है। और ये एक टेम्परेरी, एक तरह से आप कह सकते हैं, कोई परमानेंट ये कोई एयरपोर्ट या इस तरह का तो नहीं है। यहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट ही हमेशा आती थी, कोई जो है पैसेंजर फ्लाइट या इस तरह की जो है फ्लाइट कभी यहाँ आई ही नहीं। और ये जब अजित पवार या पवार फैमिली यहाँ आती या कोई और को आना हुआ, तो ही वो इसका इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि इतनी बातें जो सामने आई हैं, सही बात जो है तभी पता चल पाएगी जब ये ब्लैक बॉक्स की पूरी बातचीत सुनी जाएगी। संभव है कि फॉरेंसिक लैब से वो बातचीत आए, तो उसके बाद खुलासे हो सकते हैं। जी, एक अहम कड़ी साबित शायद हो सकती है कि लास्ट मूवमेंट में फ्लाइट के अंदर क्या हुआ, पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई, और इसके बाद जो है तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। अब इस पर तो नजर रखिएगा। मैं आपके पास लौटूंगी, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, और बड़ी खबर आपको बता दें कि अजीत पवार से जुड़ी बड़ी खबर। अजीत पवार के बाद अब एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार से मिले हैं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल। सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती है सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी है, और अब उनके जाने के बाद आखिर डिप्टी सीएम की कमान किसे मिलेगी, इसकी भी चर्चाएं काफी हो रही थी। लेकिन जो कल मुलाकात हुई है और ये कहा गया है कि डिप्टी सीएम का प्रस्ताव रखा जा सकता है सुनेत्रा पवार के सामने। ऐसे में आपको बता दें, सवाल ये कि क्या डिप्टी सीएम के लिए चुनाव बारामती से क्या सुनेत्रा पवार लड़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। लेकिन कल प्रफुल्ल पटेल और की मुलाकात हुई थी, सुनेत्रा पवार से बातचीत हुई, और शाहिद अंसारी से समझ लेते हैं शाहिद, जो कल ये मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, इसमें क्या रहा, क्या बातचीत हुई है? देखिए पुनीता, कल बल्कि जब ये हादसा हुआ है तो उसके महज कुछ घंटों के बाद ही
अजीत दादा पवार के जो है जब हादसा हुआ उसके बाद ही ये कुछ जो है सियासी गलियारों में ये बातचीत शुरू हो गई थी। अब उसके बाद जो है बातचीत जो है पुख्ता कैसे हुई कि जब वहाँ पे अजीत पवार के करीबी और बाकी जो सारे लीडर रहे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और बाकी जो लोग रहे, वो जब वहाँ पहुँचे फिर उनकी आपस में बातचीत हुई। फिर उसके बाद जो है पब्लिक की भी देखिए यही डिमांड रही है कि अजीत पवार जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सुमित्रा पवार जो है उनको जो है मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्त किया जाए। ये मांग जो है ना सिर्फ उनके लीडरों की है या उस पार्टी की है, बल्कि जो जनता है बारामती की उनकी भी है। अहम बात यह है कि ये इस नज़रिए से भी सोचा गया है कि अगर पार्टी की बागडोर संभालनी है तो जाहिर सी बात है कि घर का या उनका करीबी जो है कोई रहेगा तो ये जो है पार्टी जो है बेहतर तरीके से आगे चल सकती है और पार्टी का भी वजूद बरकरार रहेगा। और अजीत पवार को भी जो है हम इस आड़ से जो है श्रद्धांजलि देंगे कि उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन सब के बीच में जो है एक सवाल ये भी है कि आखिर जो है इस अजीत पवार के न रहने पे पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी से ज़्यादा करीब कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी सियासत में एक्टिव है और उनकी भी उम्र है, ताकि उन्होंने सियासी गलियारों में और पार्टी की जो है उथल पथल और सारे सब कुछ जो है उन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। तो जो उनके करीबी रहे जैसे छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल या दूसरे लोग जो रहे हैं, उन्होंने जो है ये इस बात को लेकर जो है आपस में चर्चा की और ये बात की मांग रखी है कि भाई क्यों ना उन्हें जो है उप मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्ति की जाए। सिर्फ उनकी नहीं बल्कि बारामती की जनता की भी यही मांग है। देखिए पुनीता, अजीत पवार का और बारामती का जो रिश्ता रहा है वो बहुत अलग रिश्ता रहा है। पहली बार जो चुनाव वहाँ से वही जीते, फिर उसके बाद बार बार वहाँ से जो है अपनी किस्मत आजमाए और कभी जो है बारामती की जनता ने उन्हें निराश नहीं किया, वो आए हमेशा रहे। तीसरी अहम बात ये रही है पुनीता कि अजीत पवार के दौर में कभी भी जो है उप मुख्यमंत्री का सूरज कभी जो है डूबा नहीं है। वो किसी भी पार्टी में रहे हो, किसी भी उसमें रहे हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहे हो, चाहे महायुति के साथ रहे हो, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उनके हिस्से में ही आई है। और ये एक शर्तें रही है कि अजीत पवार का जो है जो बैलेंसिंग सिस्टम रहा है वो उन्होंने हमेशा बना कर रखा। यही वजह रही है कि सरकार किसी की भी हो वो उप मुख्यमंत्री के ओहदे पर हमेशा से जो है नियुक्त रहे। तो जाहिर सी बात है अब वो नहीं है तो जनता की भी यही मांग है, उनकी पार्टी की भी जो है यही मांग है। और खास करके देखिए एक अहम मंत्रालय अभी उनके पास था, वित्त मंत्रालय, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आखिर ये जिम्मेदारी आगे कौन लेगा। लेकिन शाहिद, इसी के साथ एक चर्चा और भी हो रही है, चर्चा हो रही है कि एनसीपी अजीत पवार का विलय एनसीपी शरद पवार के साथ हो सकता है। तो क्या इसकी भी संभावना नजर आ रही है क्या, और इसे लेकर भी बातचीत हो रही है क्या? जी पुनीता, इसको लेकर भी जो है मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की थी, लेकिन परिवार से बगावत नहीं की थी। आप देखिए कि उस परिवार में सुख दुख कोई भी ऐसे मौके आए हैं तो ये पूरा पवार परिवार एक हो गया था। यानी कि वहाँ शरद पवार भी नजर आए, उसके साला सुप्रिया सुले नजर आई, अजीत पवार नजर आए। तो जो देखिए पार्टी के इंटरनल जो इश्यूज रहे हैं वो अपनी जगह, पारिवारिक जो है जो मेल मिलाप जो वो रहे हैं वो एक जगह। कभी भी उन्होंने जो है सियासत को जो है यहाँ लागू नहीं, हावी नहीं होने दिया। अब जो है चूंकि देखिए अजीत पवार नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और घर दोनों जगह सबसे बड़े और सबसे अहम रोल जो है वो शरद पवार का है। इस बात को लेकर भी सियासी गलियारों में ये हलचल चल रही है कि शरद पवार जो है पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद जो है इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाएंगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी भी उनके परिवार में जो है कोई भी सदस्य जो है इस बात को लेकर दावेदारी नहीं किया कि अजीत पवार नहीं है तो उसके बाद जो है वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। सियासी गलियारों में ये बात है और उसके साथ साथ जो है ये पता चला है कि भाई कि शरद पवार इस पार्टी को अगर संभालते हैं तो जाहिर सी बात है कि एनसीपी और अजीत पवार दोनों का वजूद को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। जी यानी कि देखिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या होगा आगे। क्या वाकई में एनसीपी अजीत पवार का विलय एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ हो जाएगा, और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर डिप्टी सीएम की कमान किसे मिलने वाली है। इस पर नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।